Hello everyone, this is Raj and I am welcoming you again to my channel The Civil Network। इस चैनल में हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं या रिलेटेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और जो नए हैं इस चैनल पर वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? वैसे तो हमने पुरानी वीडियोस में आरसीसी और प्रीस्ट्रेस कंक्रीट को समझा है, पर आज की वीडियो में हम इन दोनों को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट और प्रीस्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट की थोड़ी डेफिनेशन वगैरह। सेकंड हम देखेंगे प्री टेंशन कंक्रीट और पोस्ट टेंशन कंक्रीट क्या होता है। थर्ड में हम अंडरस्टैंड करेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड हाउ द स्ट्रेस आर कमिंग इन दीज कंक्रीट। फोर्थ, हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के ओवर आरसीसी रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। और लास्ट में मैंने एक वही टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस बताया है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का और आरसीसी का। ओके, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्हाट इज आरसीसी, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो पढ़ते हैं। द सीमेंट कंक्रीट इन विच स्टील बार इज एम्बेडेड इन फॉर्म ऑफ reinforcement फॉर काउंटरएक्टिंग द टेंसाइल स्ट्रेसेस। एज यू ऑल नो कि जो कंक्रीट होती है वो कंप्रेसिव फोर्स को बियर करने में तो स्ट्रॉन्ग मानी गई है कि स्ट्रॉन्ग होती है। बट अगर हम टेंसाइल फोर्सेस की बात कर लें, टेंसाइल फोर्सेस की बात कर लें या लोड की बात कर लें, तो जो कंक्रीट है वो वीक मानी गई है। तो इसलिए हम जो कंक्रीट है, जो हमारा कंक्रीट होता है, कंक्रीट में हम स्टील बार की रीइंफोर्समेंट कराते हैं। ठीक है, जिस वजह से जो कंक्रीट है वो ओवरऑल स्ट्रांग हो जाए, और उससे हम बोलते हैं आरसीसी, फिर क्योंकि उसे रीइंफोर्स करते हैं हम स्टील बार्स को, है ना। ड्यू टू द introduction of reinforcement the concrete becomes stronger to take tensile stresses। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये स्टील के बार्स का फ्रेम बनाया है और उसमें हम कंक्रीट पोर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये जो कंक्रीट है वो क्या हो गई, आरसीसी, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ओके, तो सेकंड है हमारा अब प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। तो प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? बहुत तो लोग इसको लेके कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा जो उसका कॉन्सेप्ट होता है प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट को बनाने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू आरसीसी। तो बहुत से लोगों को इसको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। तो भी पढ़ते हैं। द सीमेंट कंक्रीट इन विच हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस बिफोर देयर एक्चुअल यूज। समझते चलना, अभी मैं एक एक लाइन समझाऊंगा। द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर इंट्रोड्यूस बाय प्री स्ट्रेसिंग द reinforcement before placing the concrete, and reinforcement is released when the final setting of concrete take place। देखिए, इसमें क्या होता है, प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में हम हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इंट्रोड्यूस करते हैं मेंबर के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ओवरऑल मेंबर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेड लोड या फिर बहुत ज़्यादा डायनेमिक लोड आना है, वहाँ पे इन मेंबर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है द हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय प्री स्ट्रेसिंग द रीइंफोर्समेंट बिफोर प्लेसिंग द कंक्रीट, एंड reinforcement is released when the final setting of concrete take place। देखिए, इसमें क्या करते हैं, इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कैसे डाले जाते हैं मेंबर के अंदर, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कंक्रीट का, जैसे ये डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम है, इसमें कंक्रीट का ये मेंबर बना हुआ है ना। इस मेंबर को देखिए, इसमें क्या करते हैं कि जो ये कंक्रीट का मेंबर है उसके अंदर स्टील के टेंडन्स, स्टील की बार्स, जैसे कि आपको डार्क डार्क दिख रही होंगी, ये स्टील की बार्स इसके अंदर पड़ी हुई है, जिसे ऑल्सो कॉल्ड एज टेंडन्स, टेंडन्स बोलते हैं जिनको, है ना। इसमें हम क्या करते हैं प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट में, देखो इसका नाम जैसे समझ रहे हो प्री, तो प्री से हम क्या समझते हैं, पहले, है ना, किसी चीज़ को करने से पहले। तो मतलब इसमें क्या होता है कि हम जो टेंडन्स रहते हैं, जो स्टील बार्स रहती हैं, उसको पहले से स्ट्रेसेस दे देते हैं, पहले से उसे पुल कर देते हैं बाहर की तरफ, उसमें टेंशन प्रोवाइड करा देते हैं।
ठीक है, बाहर की डायरेक्शन में उसको फोर्स देते हैं विद द हेल्प ऑफ जैक्स। जैसे देखिए ये जैक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये वही मैंने सेकंड डायग्राम में यही देख सकते हैं आप लोग कि ये जैक्स लगे हों, इससे ये बाहर की तरफ स्ट्रेस दे रहे हैं इसको। ठीक है, ये स्टील की जो बार्स पड़ी हुई हैं, स्टील की जो बार्स हैं मेंबर के अंदर, उसे बाहर की तरफ स्ट्रेस दे रहे हैं। फिर क्या करते हैं, बाहर की तरफ स्ट्रेस देने के बाद हम कंक्रीट को पोर करते हैं। ठीक है, कंक्रीट को हम पोर करते हैं और फुल सेट होने देते हैं। जब तक वो पूरा हार्ड नहीं हो जाता तब तक उसको सेट होने देते हैं। सेट होने के बाद हम क्या करते हैं, इन स्टील बार्स को कट कर देते हैं, यहाँ से रिलीज कर देते हैं, या एंकर्ड कर देते हैं हम एंड्स पर। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया था, पहले जो प्री प्रोसेस थी हमारी उसमें हमने इसको बाहर की तरफ पुल किया था, बाहर की तरफ टेंशन दिया था। अब जब ये यहाँ से हमने रिलीज कर दिया एंड्स पे से, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जब रिलीज करने के बाद ये जो स्टील होगा ये वापस अपने को अंदर की तरफ प्रेस करने की कोशिश करेगा। तो अंदर की जो तरफ जब प्रेस करने की कोशिश करेगा तो उस वो कंप्रेशन में काउंट किया जाएगा। इस वजह से यहाँ पे लिखा था कि इन विच हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस। तो इस फॉर्म में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो कंक्रीट के मेंबर्स के अंदर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और ऐसा क्यों करते हैं वो मैं अभी आगे आपको बताता हूँ, है ना, कि क्यों करते हैं। आप अभी के लिए एक इस इमेज अपने दिमाग में रख लीजिए कि जो प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट होती है वो क्या होती है। ठीक है, ओके, अब आगे देखते हैं। नाउ प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज प्री टेंशनिंग कंक्रीट, सेकंड इज पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट। जो हमारी प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीट होती है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला होता है प्री टेंशनिंग कंक्रीट, दूसरा होता है पोस्ट टेंशन कंक्रीट। अब हम देखते हैं इसको पहले डिफाइन, उसके बाद इसको समझेंगे, है ना। तो प्री टेंशनिंग कंक्रीट क्या होती है, दिस इज मेड बाय इम्पार्टिंग स्ट्रेसेस इन रिबार्स बिफोर द प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट एंड रिलीजेज आफ्टर कंक्रीट गेन इट्स फुल स्ट्रेंथ। इसमें देखिए क्या होता है कि जो कंक्रीट है उसमें स्ट्रेसेस जो हैं वो पहले ही इम्पार्ट कर दिए जाते हैं स्टील बार्स में, टेंडन्स में। ठीक है, उसके बाद वहाँ कंक्रीट उसमें कास्ट करी जाती है और उसके बाद हम स्टील बार्स को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें स्ट्रेस ट्रांसफर किया जाता है। अभी मैं डायग्राम में और आपको बताता हूँ। सेकंड क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग कंक्रीट। दिस इज डन बाय फॉर्मिंग अ डक्ट इन कंक्रीट बिफोर द प्लेसिंग through which rebars are pulled after concrete gain its full strength for transferring of stresses। इसमें क्या करते हैं, जो पोस्ट टेंशन कंक्रीट होता है उसमें हम पहले ही एक डक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं कंक्रीट के अंदर। इसमें पहले क्या करते हैं, स्ट्रेसेस नहीं देते, हम इसमें पहले ही डक्ट फॉर्म कर देते हैं। मतलब कंक्रीट को जब हम कास्ट करते हैं उस टाइम पर एक डक्ट फॉर्म कर देते हैं कंक्रीट के अंदर। बाद में जब कंक्रीट जो है वो हार्ड हो जाती है उसके बाद उसके अंदर हम टेंडन इंट्रोड्यूस करके, उस डक्ट के थ्रू टेंडन इंट्रोड्यूस करके उसमें स्ट्रेस देते हैं। देखिए अब हम डायग्राम से समझते हैं। जैसे प्री टेंशनिंग कंक्रीट में हम क्या करते हैं, प्री टेंशनिंग कंक्रीट में ये देखिए एक स्टील का बार है, टेंडन जिसे हम बोल रहे हैं, उनको हम इन जैक्स की मदद से हम इनको बाहर की तरफ टेंशन प्रोवाइड करा रहे हैं, बाहर की तरफ इनको स्ट्रेसेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस प्रोवाइड कराने के बाद हम क्या करते हैं, बाद ध्यान रखना, स्ट्रेसेस प्रोवाइड कराने के बाद बाहर की तरफ पुल करने के बाद हम इधर कंक्रीट का मेंबर या जो भी हमको बनाना है उसको हमने कास्ट कर दिया, कंक्रीट यहाँ पर कास्ट कर दी। कास्ट करने के बाद जब कंक्रीट हार्ड हो गई, जब हार्ड हो जाने के बाद हमने क्या किया, जैक्स को रिलीज कर दिया, मतलब इसको कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, कट करने के बाद क्या होगा, जो हमारी टेंडन्स हैं वो अपने को वापस अपनी पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे। तो वो इसके अंदर वापस इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो वो कंप्रेसिव डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। उस वजह से जो हमारा ये कंक्रीट का जो मेंबर है उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो जाएंगे, और स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे वो फ्रिक्शन एक्शन की वजह से होंगे, जो कि हमारा स्टील और कंक्रीट के बीच में एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब हम पोस्ट टेंशनिंग में देखते हैं। पोस्ट टेंशनिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे को जो कंक्रीट का मेंबर जो कास्ट करना है उसको हम कास्ट कर लेते हैं। बस फर्क इतना है कि जैसे इसमें हम पहले ही स्टील को स्ट्रेस दे देते थे, पर
हम जो पोस्ट टेंशनिंग है उसमें क्या करते हैं, हम उसमें एक डक्ट बना देते हैं, ठीक है, बस एक डक्ट बनाकर छोड़ देते हैं और पूरी कंक्रीट को हम कास्ट कर देते हैं, ठीक है। जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है, हार्ड हो जाने के बाद हम डक्ट के थ्रू इसमें टेंडन पास करा देते हैं, ठीक है, टेंडन डाल देते हैं हम इसमें, पूरे में टेंडन डाल दिया। टेंडन डालने के बाद क्या करते हैं, हम जैक्स लगा कर यहाँ पर उसको स्ट्रेस स्ट्रेस करते हैं, बाहर की डायरेक्शन में टेंशन देते हैं, ठीक है। टेंशन देने के बाद जब वो स्ट्रेस कर दिया, स्ट्रेस करने के बाद हम यहाँ पर एंड्स पर इसको एंकर्ड कर देते हैं, यहीं पर इसको स्टिक कर देते हैं। तो इसमें जो स्ट्रेसेस स्टिक करने के बाद जो अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस फॉर्म होते हैं, ये इस तरीके से मतलब होता है प्रोसेस। और इसमें जो स्ट्रेसेस अंदर डेवलप होंगे मेंबर के अंदर, वो बियरिंग एक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। आई होप यू अंडरस्टैंड और आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। और जो है इसी उस पर इन दोनों का नाम देखिए, प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन पड़ा है। प्री मतलब कि इसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो कास्ट करने से पहले ही इंट्रोड्यूस करा देते हैं हम, और जो इसमें है इसमें हम कास्ट करने के बाद स्ट्रेसेस इंड्यूस कराते हैं मेंबर के अंदर। ओके, बस इतना सा फर्क है, समझ में आ गया। तो अब हम समझेंगे इन दोनों को, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को और प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट को डायग्राम की हेल्प से। तो हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे, है ना। तो हम देखते हैं पहले रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में। तो फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए, जो पहला डायग्राम है उसमें आप देखिए कि व्हेन नो लोड इज अप्लाइड ऑन मेंबर, मतलब पहले तो ये ऐसे ही है कि मेंबर है, कंक्रीट का कास्ट कर दिया है ना, ये स्टील इस पे रीइंफोर्स कर दी है ना, ये कंक्रीट है, ये आरसीसी का एक मेंबर है। तो जब इस पर कोई लोड नहीं आ रहा, नो लोड, ठीक है, तो कोई भी लोड नहीं है इसके ऊपर, तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है इस समय, है ना। अब सेकंड डायग्राम पर आ जाते हैं। तो सेकंड डायग्राम में क्या है, व्हेन लोड ऑफ इंटेंसिटी डब्ल्यू इज अप्लाइड ऑन द मेंबर, ठीक है। अब क्या कर रहा, इसके ऊपर कोई लोड आ रहा है, मान लो डब्ल्यू इंटेंसिटी का। अब क्या होता है कि जब मेंबर पर कोई लोड आता है, तो उसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा मेंबर डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मेंबर में डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाता है। अब जैसे मैंने पहले आपको पीसीसी में समझाया था कि पीसीसी में जो स्टील इन्फोर्समेंट नहीं होता तो उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। इस वजह से हम पीसीसी को कंस्ट्रक्शन में यूज़ में नहीं लेते, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क्स में लेते तो हैं, लेकिन वो लेयरिंग वेयरिंग वाले कामों में, जैसे कि प्लास्टरिंग हो गई, है ना, और फाउंडेशन के बेस पर, है ना। तो इन सब में हम पीसीसी को यूज़ में लेते हैं। बट आरसीसी की हम बात करें तो आरसीसी को हम कंस्ट्रक्शन वर्क में लेते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई लोड उसके ऊपर आता है, तो जो मेंबर है वो हल्का फुल्का डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है। अगर मामूली जैसे लोड, तो जो डिज़ाइन लोड है अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, तो जो मेंबर है वो डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देता है। तो थोड़ा सा उसमें डिफ्लेक्शन आता है तो मेंबर नीचे डाउनवर्ड बेंड होना शुरू कर देता है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये है आरसीसी में स्ट्रेस ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट, है ना। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे डायग्राम को। तीसरे डायग्राम में हम समझेंगे कि जो क्रैक्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होना शुरू होते हैं ओवर टाइम, टाइम के साथ। तो देखिए कि जब इसके ऊपर कोई लोड आ रहा है, तो ये धीमे धीमे जब ये बैंड हो रहा है, तो बैंड होने के साथ साथ इसमें थोड़े बहुत मामूली क्रैक्स फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, अगर मामूली लोड आ रहा है उसके ऊपर तो, ठीक है। मामूली लोड से मेरा मतलब है कि उतना लोड आ रहा है जितना कंक्रीट बियर कर सकता है, तो उसमें हल्के फुल्के क्रैक्स फॉर्म होना ओवर टाइम कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बट इन केस अगर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, कि पता चले कि उसका जो डिज़ाइन लोड है, जो डिज़ाइन लोड है उससे भी ज़्यादा लोड अगर आ रहा है, तो कंक्रीट उस आरसीसी उस केस में फेल कर जाती है, ठीक है, फेल कर जाएगी। इस वजह से डिज़ाइन लोड के अंदर ही हमको रखना होता है। नाउ अब हम देखते हैं प्रीस्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि इसको कैसे फॉर्म करते हैं और कैसे इसमें स्ट्रेसेस वगैरह डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट डायग्राम की में अगर देखें, तो इसमें है अप्लाई टेंशन टू द टेंडन विद द हेल्प ऑफ जैक्स। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंक्रीट को जब कास्ट करते हैं, सबसे पहले इसमें प्रोसेस क्या करते हैं कंक्रीट के कास्टिंग की, कि सब जैसे कि हमने मानिए देखिए एक जैक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, जो कि इस टेंडन को, ये हमारा है टेंडन,
टेंडन मैंने आपको अभी बताया था पहले कि टेंडन क्या होता है, स्टील के बार्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको जो जैक है वो क्या करते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, मतलब स्ट्रेच करते हैं, बोल लीजिए, स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, स्ट्रेच करने के बाद क्या करते हैं, अब जैसे फॉर्म वर्क वगैरह लगा के हम मोल्ड वगैरह करके हम इसके अंदर स्ट्रेच करने के बाद कंक्रीट को पोर कर देते हैं, और पोर करके हम इसको सेट होने देते हैं। मतलब हमने स्ट्रेच कर दिया पहले ही से, और उसके बाद कंक्रीट कास्ट कर दी। अब कंक्रीट कास्ट कर दी, अब आज हम आ जाते हैं सेकंड वाले डायग्राम पर। तो सेकंड डायग्राम में देखिए, अब क्या होने वाला है कि जब हमने कंक्रीट कास्ट कर दी उसके बाद रिलीज कर देते हैं हम टेंडन को। ठीक है, और जैसे ही रिलीज करते हैं, देखिए यहाँ समझिए कि जब कंक्रीट हमने कास्ट कर दिया, अब देखिए इसमें कंक्रीट कास्ट हो चुकी है, ये मैंने थोड़ा डार्क करके आपको दिखाया है। तो पहले जो हमारा ये आउटवर्ड टेंशन मिला था इसको, अब क्या है, अब हम इसको रिलीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने रिलीज कर दिया इसको जैक्स पे से। तो जो स्टील को आउटवर्ड डायरेक्शन में टेंशन मिला था, ठीक है, अब स्टील वापस अपनी फॉर्म में आने की कोशिश करता है। तो वो अपने आप अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में अपने आप को मतलब प्रेस करने की कोशिश करता है। तो प्रेस करने की कोशिश करता है, उस वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, और वो स्ट्रेसेस कौन से होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो कंक्रीट के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम प्री स्ट्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, अब थर्ड डायग्राम में आ जाइए। थर्ड डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो प्री स्ट्रेसिंग सीमेंट कंक्रीट है, वो जो जब उसके ऊपर लोड आता है तो लोड को कैसे, लोड के अंडर में कैसे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो अब देखिए, मान के चलिए कि ये इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आए थे। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आने की वजह से ये अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो जाता है। ठीक है, अपने आप ही, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो आप ये सोच पाएंगे कि ड्यू टू स्टील जो इसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हुए हैं उसकी वजह से, और ये जो स्टील है वो बॉटम साइड में है ना, तो इस वजह से क्या है, थोड़ी सी एडवांस में ही, मतलब पहले ही थोड़े से अपने आप ही जो हमारा मेंबर है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब देखिए, अब हम ये जानते हैं, हम आरसीसी में देख रहे थे ये चीज़ कि जब कोई लोड, ऊपर से कोई लोड आ रहा था तो जो बीम है वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी। बट हम अगर इसकी बात करें तो अगर इसके ऊपर अब कोई अगर ऊपर से लोड आता है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब बेंड होगा तो वो उसको पूरा काउंटरएक्ट कर जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी पहले अपवर्ड हो रखा है ना। तो जब कोई इसके ऊपर लोड आएगा तो उसकी वजह से ये नीचे जब जाएगा तो ये वाला जो पोर्शन है आपस में काउंटरएक्ट कर देगा, और ये इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप, समझे कि इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, जीरो डिफ्लेक्शन रहता है, जीरो या बहुत कम, बिल्कुल नेग्लेजेबल, नेग्लेजेबल डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, बहुत कम होता है, मामूली, है ना। इस वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंबर माने जाते हैं, जो प्री स्ट्रेसिंग मेंबर्स होते हैं, प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। इस वजह से जो इसका यूज़ है, जो प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट का जो यूटिलाइजेशन है वो उन जगहों पर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह आते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डायनेमिक लोडिंग होती है। डायनेमिक लोडिंग से आप समझ रहे हैं ना, मूविंग लोड यहाँ पे रहते हैं। अगर मैं एग्जांपल देकर आपको बताऊं तो जैसे हमारे ट्रेन के स्लीपर्स, जो ट्रेन के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक लोड आता है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस वगैरह रहती हैं, इसलिए हमारे ट्रेन के स्लीपर्स हो गए। और मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे ब्रिजेस के गर्डर्स, जो ब्रिजेस के जो गर्डर्स होते हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक लोड आता है और वाइब्रेशंस आते हैं, और अपना उसका सेल्फ वेट भी बहुत ज़्यादा होता है ना, तो ब्रिज गर्डर्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। और अगर आपको अब प्री स्ट्रेसिंग
सीमेंट कंक्रीट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है।